हाँ, मैं मृत्युंजय कुमार सिंह, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। कवि के रूप में यहाँ संगम कॉन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड पोइट्स के में शरीक होने। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 87 बैच का, और मैंने 35 साल की नौकरी अपनी पूरी कर ली है। अभी भी सरकार से जुड़ा हूँ, कलकत्ते में कार्यरत हूँ। मैं मूलतः भोजपुरी में जो मेरी मातृभाषा है और उसमें और हिंदी में लिखता हूँ। ऐसे मैं बंगला साहित्य से भी मेरा परिचय है और मैं पढ़ता लिखता हूँ बंगला साहित्य भी, अंग्रेज़ी भी है। तो उस तरह से भाषाओं के ज्ञान के बारे में भी कहा जाए तो मैं भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेज़ी, नेपाली, इतनी भाषाएं तो बोलता ही हूँ। थोड़ा बहुत भाषा इंडोनेशिया भी बोल लेता हूँ जी। तो ये संक्षिप्त रूप से यही परिचय है मेरा। मेरे 2 काव्य संग्रह हैं कविताओं के, एक किरचें और एक आस के आभास। हाल में मेरा द्रौपदी खंड काव्यवाणी प्रकाशन से आया है, जिसका दूसरा संस्करण आ चुका है, बहुचर्चित है। इसके पहले मैंने भोजपुरी में एक उपन्यास लिखा था, गंगा रतन विदेशी, जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित एक बृहत उपन्यास है, गाथा है। 100 वर्षों की एक गिरमिटिया परिवार के 3 संतति, 3 पीढ़ियों की कहानी है वो, और कैसे एक बार जड़ों से उखड़ जाने पर कितना समय लगता है और कितनी संघर्ष से जूझना पड़ता है लोगों को बसने के लिए। हम सब आज भी प्रवासी ही हैं। कोई बिहार का रहने वाला कर्नाटक में रहता है, कर्नाटक का रहने वाला बंगाल में रहता है। तो ये सब प्रवासी है। प्रवासियों की पीड़ा, प्रवासियों के दुख, प्रवासियों के संघर्ष को उस ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उस समय काल में, उस कालखंड में मैंने उस उपन्यास में समेटने की कोशिश की है। उसका हिंदी और बंगला अनुवाद भी हो रहा है, फिलहाल चल रहा है काम। मेरा ख्याल है पाठकों के पास जल्द ही आएगा। आपका कुछ बचपन कहाँ बीता, कुछ याद है? मेरा बचपन गांव में बीता। मैं सोनबरसा गांव है रोहतास ज़िले में, वहाँ पर वही मेरा जन्म हुआ है। बचपन वहीं बीता, और उसके बाद फिर पिताजी मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो उनका जहाँ जहाँ स्थानांतरण होता था तो उस हिसाब से आप कहिए तो मैं मैथिली भाषा की ज़मीन रहिका में रह चुका हूँ। उसके बाद अंगिका भाषा की ज़मीन जमुई, भागलपुर, मुंगेर, देवघर में भी एक छोटा सा घर है जहाँ मेरी माँ रहती है। और उसके बाद हज़ारीबाग में मेरी शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा हुई। वहाँ से फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया ह्यूमैनिटीज़ में, और वहीं से फिर यूपीएससी की परीक्षा देकर। ये जो लेखनी जो शुरू हुई वो कब से और क्या? गायन पहले था। वो कहते ना गिफ्ट ऑफ गॉड होता है कुछ, तो ईश्वरीय देन है। मैं गाता बजाता तो रहता था, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ चलती रही कि साहित्य पढ़ने का शौक़ रहा है, तो पढ़ते लिखते थे, बीच बीच में कुछ लिखते भी रहते थे, किंतु इतने गंभीर रूप से कुछ लिखने की कभी कोशिश नहीं की। और कॉलेज स्कूल की पत्रिकाओं में कुछ लिखा, कुछ पढ़ा, कुछ गाया, ऐसे ही चलता था। नौकरी में आने के बाद काफ़ी जो और अनुभव आके जुड़े, थोड़ा अनुभव गंभीर हुआ, थोड़ी समझ गंभीर हुई, तो कुछ कविताएं मैं लिखता रहा। बाद में वही 2006 में अनुपम प्रकाशन पटना से किरचें, पहले अब काव्य संग्रह, जिसको अरुण कमल जी ने उसका लोकार्पण किया था। अरुण कमल जी मेरे मतलब लकी चार्म हैं, लकी मैस्कट हैं। मेरी सारी किताबों पर उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद रहा है हमेशा से। और द्रौपदी पर तो अनामिका जी का भी ये है का आशीर्वाद मिला है, अनुपम अद्वितीय आशीर्वाद मिला है। आप देखेंगे जो दूसरा संस्करण आया है द्रौपदी का, उसके ब्लर पे पीछे में अनामिका जी ने पूरे अच्छे लंबा चौड़ा एक अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। लेकिन मूलतः कहानी भी मैं नहीं लिखता था। एक ही कहानी मैंने लिखी है अभी तक, ज़हूर मियाँ, जो वागर्थ में छपी थी, साहित्यिक पत्रिका है, कलकत्ते से निकलती है, भारतीय भाषा परिषद से। और उसके बाद मैंने पहला उपन्यास लिखा और काव्य में द्रौपदी लिखी। तो धीरे धीरे
यात्रा चल रही है। अब इस यात्रा का तो कि शुरुआत क्या बोलूँ, शुरुआत कहीं ना कहीं ये जो लेखन का जो एक प्रोसेस है, प्रवास जी, है, मतलब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लिखने की ज़रूरत उसी तरीके से जैसे किसी को गाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कवि हृदय जो होता है, जिसमें संवेदना होती है, वह चुपचाप तमाम चीज़ें देखता है, बुनता है, समझता है, फिर उसको प्रकाश देना चाहता है। तो कभी गीत के माध्यम से, कभी कविता के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से, आप बीती लोगों के पर जो बीत रही है, आपके इर्द गिर्द तमाम तरह की कहानी। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने आप में एक कथा है, हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में कथा है। और एक व्यक्तिगत चेतना होती है, एक सामूहिक चेतना होती है। तो लिखने के बारे में समझ या पढ़ने की, साहित्य पढ़ने की समझ, ये तो व्यक्तिगत चेतना का अंश हुआ। लेकिन जब व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में बदलती है, हमारी जो पर्सनल इंडिविजुअल कॉन्शसनेस जब कलेक्टिव कॉन्शसनेस हो जाती है, तब लगता है कि हमें संवाद करना चाहिए अपने लोगों से, अपने साहित्यकारों से। ये जो तमाम ये फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, आपसी संवाद होता है। इजराइल से लोग आए हैं, चिली से आए हैं, अर्जेंटीना से आए हैं, पेरू से आए हैं, ईरान से आए हैं। तो इनकी भी एक दुनिया, एक जीवन है। तो हम एक दूसरे के जीवन के जो अनुभव हैं, उससे निःसृत और उससे बनी जो हमारी मेटाफोरिकल लैंग्वेज में जो बातें होती हैं, कि कवि और साहित्यकार कभी किसी पर आक्षेप नहीं करता। कल आपने देखा होगा, सुबह एक बखेड़ा खड़ा हो गया था, विंस्टन कतिल ने जो कविता पढ़ी सर्वाधिकारी को लेकर। तो ये हमारे मानसिक रोग हैं, मानसिक विकार है। साहित्य और कविता और कवि और या साहित्यकार इन विकारों को झाड़ने पोंछने का काम करते हैं। ये समझिए कि हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, जो जीवन में जो आपके अंदर कुंठाएं जमी होती हैं, आप कह नहीं पाते। आज की तारीख में शेक्सपियर को क्यों इतना महान हम मानते हैं, या प्रेमचंद की कथाओं को क्यों इतना महान मानते हैं, या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ टी सच्चिदानंद जी है, या हमारे शिव प्रकाश जी है, ये सब लोग की लिखी हुई कविताएं या कहानी या कथाएं क्यों हम लोग को, भैरप्पा है मलयालम के, क्यों इतनी प्रिय हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी बात, हमारी भावनाओं को संजो कर हमारे सामने पेश किया है, बात की है। तो हमारे दिल को लगता है कि अरे ये तो मैं भी कहना चाहता हूँ, ये तो मेरा भी अनुभव है, मेरी बात है। तो ऐसे पाठक जुड़ते हैं। ये जो अभी जो नई जो पीढ़ी है जी, साहित्य की तरफ उनका आकर्षण नहीं दिख रहा है, तो क्या आगे चल करके ये लिटरेचर का क्या भविष्य हो सकता है? इसको मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ। आकर्षण एक बाज़ारवाद का एक बात कही जाती है बाज़ारवाद में, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे अच्छा नहीं, हम पढ़ेंगे अच्छा नहीं, हम गुनेंगे अच्छा नहीं, तो लिखेंगे अच्छा कैसे? और जब लिखेंगे अच्छा नहीं तो लोगों में आकर्षण आएगा कहाँ से? तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो नई पीढ़ी है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल बूम जो क्रांति हुई है, एक तकनीकी क्रांति, ख़ासतर से संचार माध्यमों के, इसकी उपज है। इसमें सब कुछ जल्दी घटित होता है। जैसे अभी आपने एक मुझसे बातचीत की, कल हुए सोशल मीडिया पर आ जाएगा। अब तमाम लोग सोचेंगे कि अरे ऐसा करने से कुछ प्रचार हो जाएगा, हम जल्दी छप जाएंगे, मेरी भी बात लोग सुनेंगे। बातों को सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बात जो कही जा रही है उसको सुनने लायक बनाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सुनने लायक बनाया जाए। कोई कहता है, गुलजार साहब के बारे में किसी ने कहा, गुलजार साहब के पास अब नया कहने को क्या है? मैं अगर गुलजार साहब की तरफ से कहूँ तो मैं कहूँ कि अभी तो हमने कहा ही क्या है, अभी तो बहुत सारी चीज़, हमने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। लेखक और कवि होता है, उसको तो लगता है वो तो हर दिन सीखता है। हम यहाँ आए हैं, यहाँ के लोगों से मिले हैं, आप सबों से बातचीत हो रही है, यहाँ के परिवेश को देख रहे हैं, यहाँ के जंगलों को देख रहे हैं, यहाँ के सड़कों को देख रहे हैं। उस मिट्टी से एक जो गंध आती है, वो जब गंध आपके अंदर पहुँचती जाती है, वो सृजन करती है संवेदना का। संवेदना बेसिक
कहते ना, ये जो अभी जो फिलहाल समसामयिक जो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्रभाव लोगों के ऊपर है जी, तो क्या ये संवेदनाएं खत्म हो जाएगी? नहीं, संवेदना तो मनुष्य जब तक है तब तक संवेदना कैसे खत्म होगी? संवेदनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब खंडित हो जाती है संवेदना। जब हम आप फोकस्ड नहीं रहेंगे, जैसे दुख है, दुख तो कई तरह की है, दुख के तमाम भेद हैं। सुख है, सुख कई तरह के हैं, दोस्त से मिलने का सुख अलग है, कुछ पाने का सुख अलग है, कुछ कर गुजरने का सुख अलग है। हर सुख का अपना अपना मज़ा है, लेकिन उसी सुख में एक ही तरह से आप हंसते हैं, आपका चेहरा चमकता होता है, आपके आँख से आंसू बहते हैं, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस सुख के कारण हो रहा है। तो इसलिए संवेदना ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो संवेदना की वजह से ही होता है। ये जो जीवन के सुख दुख या ताप अनुताप जो हम झेलते हैं, अगर संवेदना मनुष्य के अंदर न होती तो हम ये सब समझते कैसे हम फील करते। आप मेरी तरफ देखते हैं और मुझे समझ में आता है ये आदमी मुझसे घृणा से करता है या मुझसे प्रेमवश देख रहा है, या मुझे विस्मय से देख रहा है, या फिर वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। कैसे हम समझते हैं? आंखें तो वही हैं, चेहरा भी वही है। ये अंदर की संवेदना तत्व है जो आपको जोड़ता है एक दूसरे से। तो साहित्य जुड़ाव का, जोड़ने की उस सेतु जो बंधन होता है, वो तरह तरह के सेतु बनाता है। कभी लकड़ियों का कच्चा सेतु है, कभी बड़ी पक्की बड़ी सड़कों का सेतु है जो कंक्रीट के सेतु होते हैं, तरह तरह के सेतु बनाता है। और ये संवेदना रहेगी। सिर्फ फ़र्क यही है कि ये तकनीकी जो रेवोल्यूशन हुआ है, इस समय में अभी थोड़े से सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। थोड़ा सा मामला जो है ना, अचानक से पानी में बहुत सारा हिलोरा ले रहा है, तो पानी शांत स्थिर होगा, धीरे धीरे सब कुछ प्रेसिपिटेट करेगा, तब जाके एक इसी काल से, जिसको हम संक्रांति काल कहें या टाइम्स ऑफ चर्निंग कहें, इससे ही एक नई भावना, एक नए बिंब और नए साहित्य तैयार होंगे। इसलिए हमें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो नए लड़के लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, उनकी धारा क्या है, उनकी दिशा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी भाषा कैसी है, उनका शिल्प कैसे हो, उनको हम थोड़ा सा तराशते चलें। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि अब गाली देने को अति यथार्थवाद के नाम पर आप अश्लील भाषा का प्रयोग करें और कहें कि यही तो यथार्थ है। तो यथार्थ तो मनुष्य नंगा पैदा हुआ था, तो फिर वो कपड़े क्यों पहनता है? फिर न पहने कल से, ऐसा नहीं होता। तो इस अवसर पर आप संदेशा क्या देना चाहेंगे नई पीढ़ी को, नई जो साहित्य में जो नए लोग आ रहे हैं, उनको क्या संदेशा देना? देखिए, कन्नड़, मलयालम, तमिल, इन साहित्य या बांग्ला साहित्य या मराठी में तो साहित्य का एक बड़ी लंबी और बड़ी पुरानी परंपरा है। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है, अभी कन्नड़ में जो अनुवाद किया है इन्होंने, जो सुना मैंने, और इससे मुझे बहुत आशा जगी है कि कम से कम इन जगहों पर तो बहुत काम हो रहा है और लगातार काम हो रहा है। और इनके जो पूर्व पीढ़ी के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से इनको ग्रूम भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदी में मुझे लगता है कि चूँकि हिंदी का एरिया भी बहुत बड़ा है, एक राज्य ही नहीं है, कई सारे राज्य हैं, एरिया बड़ा है, इसीलिए उसकी भावनाएं, उसके बिंब, उसकी अनुभव सब अलग अलग है। लेकिन वो जो भी जहाँ हैं, छोटे छोटे संगोष्ठी के माध्यम से, छोटे छोटे गैदरिंग के मामले से, छोटी छोटी पाठ पठन का आयोजन करके लोगों को आपस में एक दूसरे को तराशते चलना है। लड़के जैसे अभी अदनान कफील दरवेश ने जो कविता पढ़ी, वो बहुत ही गंभीर, उसकी कविताओं में तंज है, व्यंग है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, लेकिन आक्षेप नहीं है। साहित्य आक्षेप नहीं करता। मैं आपसे और आपकी व्यवस्था से या आज के अपने जीवन से दुखी हूँ या मुझे हताशा हो रही है, तो हताशा को हम गाली दे के हम खत्म, फिर तो हम में और सड़क पे चलते आदमी में फ़र्क क्या रह जाएगा? उस हताशा को हम अन्योक्ति, वक्रोक्ति, एक अच्छी व्यंजना से बांधते हैं और बांध के लोगों में कहते हैं, तो लोगों को भी शब्द मिलता है। कभी आप देखेंगे कई सारे जुमले दिए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, टैग लाइन्स लिखे जाते हैं, वो क्या है, ये आम लोगों को कवि, साहित्यकार भाषा देते हैं कि इस भाषा में विरोध हो, ऐसे प्रतिकार करना है। मैंने एक कविता में लिखी थी कि
जीवन का तू प्रतिकार है, अगर देश है तेरा तो फिर इस देश से तू प्यार कर। एक है कि मैं कहना चाहता था उसमें कि प्रतिकार करना ज़रूरी है हर सभ्यता में, हर व्यवस्था में, लेकिन प्रतिकार करने से पहले यह ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं उस व्यवस्था के प्रति प्रेम की भावना जगे। हम परिवार में अपने पिता का विरोध कर रहे हैं या माता का विरोध कर रहे हैं या भाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परिवार से हमें प्रेम है। वह प्रेम जागृत होना चाहिए और वह प्रेम दिखना चाहिए। कविता और साहित्य वही करता है। सबसे पहले वो पूरे पैरामीटर बनाता है। ये हमारा अगर देश, समाज, परिवार, लोग कहते हैं देश क्या है? देश हम ही तो है। हमसे बना परिवार, परिवार से बने समाज, समाजों से बनी एक पूरा इलाका, उससे बने राज्य, राज्यों से बने देश, यही तो है। और एक सीमाओं में बांधकर कवि और साहित्यकार सीमाओं में बंधना नहीं चाहते। आज ईरान में जो हो रहा है, देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो प्रतिकार करे न करे, किंतु साहित्यकार करेंगे, कवि करेंगे, क्योंकि कवि की भावना, उनको जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको पता है कि वह जो वहाँ हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है। आज ना हो रहा हो कोई बात नहीं है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम सजग हैं, हम सतर्क हैं, हम होने नहीं देंगे ऐसा। तो नमस्कार सर। नमस्कार। और आपके जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं जो लिखते पढ़ते हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि हताश न हो। हर हताशा में हत होने के पहले आशा आती है बात है। थोड़ा सा हत होंगे तभी आशा भी जगेगी। तो ये जो हत होता है ना, जो आपकी थोड़ी सी चोट पहुंचती है, बिना चोट के, बिना दर्द के उस सुख का पता नहीं चलता। इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का डिफ़ॉल्ट मोड अंधकार है, प्रकाश हमें जगाना पड़ता है। इस ब्रह्मांड पूरा अंधकार, जीवन का भी डिफ़ॉल्ट मोड दुख है, सुख हमें निर्माण करना पड़ता है। तो लिखते रहें, हताश ना हो, आशान्वित रहें और प्रेम की भावना हमेशा अंदर जलती रहे। वो दीप जो है ना, वो समझिए कि वो ब्रह्म ज्योत की तरह है, जो हम लोग जाते पूजा में जलाते हैं ना, अखंड ज्योत। प्रेम अखंड ज्योत की तरह है, वो बुझना नहीं चाहिए। उसमें वो तेल या घी पड़ते रहना चाहिए। आपके जीवन का सबसे बढ़िया से बढ़िया तत्व जो है वो उसका संचार करें और आप लिखते रहें, क्योंकि आप लिखेंगे तभी भविष्य का साहित्य बनेगा, और भविष्य का साहित्य बनेगा तो उसके बाद का ही भविष्य जो है उस साहित्य को लेकर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आप सबका। खूब आभार सर। थैंक यू।